और हम मैदान में सामने कोई हो, किसी पार्टी का हो, अगर अपने लोगों के अधिकारों के लिए किसी से भी टकराना पड़ा हम लोग टकरा जाएंगे, किसी भी कीमत को चुकानी पड़ी चुका देंगे। मुझे नहीं लगता राजनीति लोग सेवा भाव के लिए कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता राजनीति लोग सेवा भाव के लिए कर रहे हैं। एक ऐसी रेजिमेंट थी जिसको हम द चमार रेजिमेंट के नाम से जानते हैं जी, जिसने इतिहास लिखा अपने बहुत कम समय के कार्यकाल में, जिनको बैटल ऑफ ऑनर भी मिला। भारत देश में देखा जाए तो जो पारिवारिक इतिहास का जो लेखन हुआ वो हमेशा अपर कास्ट में होगा, थोड़ा सेंसिटिव है। जाति के आधार पर नहीं मगर क्रम के आधार पर तो होना ही चाहिए जी, कि इतिहास आपको बल देता है जी, इतिहास आपको जानकारी देता है। पहली बात ये मेरी पार्टी नहीं, हमारे बहुजन समाज की पार्टी है। हर किसान, कमजोर, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जहाँ पैसे के आधार पर चुनाव होता और पैसे के आधार पर निर्धारण होता। नमस्कार, आज के कुलवृक्ष पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं लोकसभा सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण जी। बहुत ही कम समय में चर्चित नेताओं में आपका नाम आता है जो अल्प समय में देश की राजनीति में बहुत ऊपर आए। तो आपके बारे में, आप पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में कुलवृक्ष को आप बताएं। एक गांव है छुटमलपुर जो जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आता है जी, और मैं अपने परिवार में 5वें नंबर पे हूँ जी। मुझसे बड़े 3 बहनें, एक भाई है और मुझसे छोटे एक भाई जी। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, वो जो 2004 में रिटायर हुए जी। मेरी माँ हाउसवाइफ है और 2013 में मेरे फादर पूर्ण हुए, कैंसर से उनकी डेथ हुई जी। अब हम अपने माँ के पास में उन्हीं के आशीर्वाद सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जी। और खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, बचपन से खेती किसानी का शौक रखते हैं। सर, परिवार में आपके पूर्वज क्या सहारनपुर से ही हैं या आप उसके पहले भी कहीं से माइग्रेशन वगैरह हुआ था आपके परिवार में? नहीं, ये हम लोग बेसिकली, अब वो उत्तराखंड का हिस्सा है, तब वो यूपी था जी, अब वो हिस्सा उत्तराखंड में चला गया जी। तो दादाजी और वहीं रहते थे, वहीं से पापा नौकरी लग गए, तो इस ऐसी जगह जहाँ से बस आसानी से मिल जाए, ट्रैवल सिस्टम अच्छा हो, तो उस कारण से जो है गाँव जो छुटमलपुर है जी, जब कस्बा है वहाँ के बस गए थे जी, क्योंकि तब आने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी और पुल की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी जी, तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो इस वजह से जो है जी, मेरे फादर ने वहीं जहाँ पर बस स्टैंड है वहीं पर बसना अच्छा समझा और उसी का फायदा हमें मिला कि उसकी वजह से वहाँ स्कूल होने की वजह से हम लोग आसानी से पढ़ पाए जी। तो प्राथमिक शिक्षा आपकी सहारनपुर छुटमलपुर में? हाँ, यस जी। उच्च शिक्षा के लिए आप कहाँ पर? वहाँ मेरे बहुत नज़दीक पे उत्तराखंड पड़ता है, देहरादून। मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और लॉ वहीं हुई है जी। हाँ, तो मैंने वहीं से बाकी पढ़ाई की। शिक्षा के दौरान आपके क्योंकि शिक्षक का एक बड़ा योगदान होता है अपने छात्र को निखारने में जी। तो आप अपने किसी शिक्षक का नाम हमें बताना चाहेंगे जिनसे आपने प्रेरणा ली और आपके जीवन में योगदान उनका रहा हो? देखिए, मेरे फादर भी शिक्षक थे और जिन महान पुरुषों की तस्वीर आपके पीछे लगी वो भी मेरे शिक्षक ही हैं, गुरु हैं जी। और विशेषकर जितने भी गुरु हैं, क्योंकि गुरु का दर्जा माता पिता से बड़ा होता है, जिन गुरुओं के सानिध्य मैंने कक्षा 1 से लेकर और कक्षा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई की है, वो सब मेरे लिए मेरे मार्गदर्शक ही हैं जी। उनके सानिध्य में सीखा हूँ, तो मैं किसी एक को ना हो करके मैं सभी गुरुओं का धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि हम किसान परिवार से, तो जीवन तो संघर्ष में जाता ही है। किसान तो बंजर भूमि को उसका सीना चीर के उसको तैयार करता है, तब वो फसल देने के लिए योग्य होती है। बहुत मेहनत करता है, सब कुदरत के भरोसे होता है कि कुदरत फसल कैसी होगी, लेकिन मेहनत बहुत करता है। तो हम तो मेहनती लोग हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। तो आज दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके लिए मैं जनता का और मेरी जनता में भी नगीना क्षेत्र की जनता का और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। पारिवारिक क्योंकि चर्चा हो रही कुलवृक्ष में आपके साथ में, तो परिवार के किसी सदस्य के साथ आपका खास लगाव रहा? सभी के साथ, परिवार तो परिवार होता है। आपके दादाजी को आपने देखा? हाँ, देखा, मगर वो मैंने उनको उनके जाने के बाद देखा तस्वीरों में जी। दादी भी जब डेथ हुई तो हम छोटे थे, तो परिवार से, और क्योंकि फिर एजुकेशन और
इन सब चीज़ों में और फिर संघर्ष में बहुत लंबा समय परिवार के साथ व्यतीत नहीं कर पाया हूँ। अच्छा। हाँ, मगर ये भी समाज जिसके लिए काम कर रहे हैं भी परिवार ही है, गरीब जनता भी परिवार ही है। तो पिछले पारिवारिक जीवन से ज़्यादा इस परिवार की जो आज उम्मीद लगाए बैठा है कि चंद्रशेखर कुछ बदलाव करेंगे, उनकी चिंता ज़्यादा है। काफ़ी कम उम्र में मैं मानता हूँ कि आपको सांसद बनने का मौका मिला है और आप एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं कि आपका परिवार कभी राजनीतिक नहीं रहा है। तो क्या वो घटनाक्रम रहे कि आपको ऐसा लगा कि अब आपको राजनीति में आकर एक समाज के लिए कार्य करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें आज पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरे उस बीते हुए दिनों से किसी का कोई भला नहीं हो सकता है जी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ प्रेरणा के लिए लोग हैं। मैं तो बहुत छोटा सिपाही हूँ जिनको पढ़ के लोग आगे बढ़ सकते हैं जी। तो मैं तो वर्तमान में जीता हूँ और वर्तमान पे अगर कोई सवाल आप चाहें तो मुझसे कर सकते हैं, उस पर मैं आपका जवाब दे सकता हूँ। भारत देश में इस वक्त देश में जो राजनीति चल रही है वो धर्म और राष्ट्रवाद की जो राजनीति चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मस्जिदों में मंदिरों की खोज का एक पूरा देखने को मिल रहा है, चर्चाओं में है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत घटिया स्तर की राजनीति है। आज देश में रोटी कपड़ा मकान, आज़ादी के 75 साल बाद हम लोग आज़ाद भारत में हैं। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, आकलन करना चाहिए कि हमने क्या तैयार किया, क्या कहाँ से हमने शुरू किया और आज हम कहाँ तक पहुँचे। लेकिन आज भी अगर हम इसी पे विषय पे टॉपिक पे जो है आप और मैं भी चर्चा कर रहे हैं और देश में ये हो रहा है जी। ऐसा नहीं कि आप और मैं चर्चा कर रहे हैं और देश में नहीं, और देश में हो रहा है जी। एक बड़े विवाद, एक अस्थिरता की तरफ ले जा रहा है। तो यहाँ मैं यही कहूँगा कि आज हमें रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार, महंगाई, इकोनॉमी, महिला सुरक्षा, किसानों का सम्मान, किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी जी, इन सब सब्जेक्ट पे बात करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि देश के लिए और देश की जो स्थापित राजनीति है, जिनकी सरकार है, उनके लिए बहुत बड़े विषय नहीं है। धर्म बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि धर्म से उनकी राजनीति को आगे धार मिलती है जी। और राष्ट्रवाद भी सिर्फ नारे लगाने तक सीमित है। लेकिन बताइए, जब देश का एक बहुत बड़ा तबका भूखा सो रहा हो जी, बिना अच्छे कपड़ों के जीवन यापन कर रहा हो, बिना पक्की छत के रह रहा हो, पीने के लिए साफ पानी ना हो, अच्छी शिक्षा ना हो, बीमार होने पर अच्छा इलाज ना हो, तो कौन सी तरक्की की है हम लोगों ने? क्या क्या कौन सा राष्ट्रवाद है? लेकिन प्रधानमंत्री जी का ऐसा कहना है कि वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, मकान प्रोवाइड कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये फेलियर है सरकार का कि अगर आज भी आपने तो वादा किया कि 50 दिन काले धन पे दे दो, तो मुझे जो है, मैं अगर गरीबों का भला ना कर पाऊँ, इससे काला धन ये होगा और ये होगा। रोज जो है हमारे बॉर्डर्स पे जो है रोज परेशानी खड़ी होती है। आपने तो कहा कि इससे, इस काले धन की मार से सब ठीक हो जाएगा, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ? तो जिस देश में 80 करोड़ लोग सस्ता राशन ले रहे हैं, उसकी आबादी 160 करोड़ से कम हो, यानी कि आधी आबादी जो हैंड टू माउथ हो, तो फिर देश ने क्या तरक्की की जी? आप समझिए ना। तो इसका मतलब देश का इतना बड़ा तबका तो आज धरातल पे है। तो ये सब इश्यूज होने के कारण भी आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री चुनाव और चुनाव पर चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। हार भी रहे हैं, आप देखना ना चाहो तो अलग बात है। झारखंड हारे हैं अभी चुनाव। महाराष्ट्र को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं फिर आपसे, अकेले जीत गए क्या? 3 पार्टियों का अलायंस है, इसमें आप अकेले प्राइम मिनिस्टर को रोल देते तो अकेले ले लेते। फिर अगर आप ये मानते हैं कि अकेले, फिर आपने हरियाणा का चीफ मिनिस्टर क्यों बदला? अगर आप ही में सब कुछ है तो आपने हरियाणा का चीफ मिनिस्टर क्यों, आप हिमाचल क्यों नहीं जीत गए? आप तेलंगाना क्यों नहीं जीत गए? वहां प्राइम मिनिस्टर वहां भी गए थे। सच ये है जी कि सब लोगों की मेहनत होती है, अकेले एक आदमी को श्रेय देना। और जब हार रहती तो उस हार का श्रेय भी दे दो आप प्राइम मिनिस्टर को। मैं तो हार का श्रेय भी देता। तो जहां संगठन जैसा काम करेगा वैसे रिजल्ट आएंगे। तो इसका इसकी उपलब्धि संगठन की भी है जी। तो अभी लोकसभा में हमारे यूपी में 40,000 सीटें हारे, इसको किसके तौर पे देखेंगे? और एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार नहीं है पार्लियामेंट में, आप यू नो वेरी वेल। अगर नीतीश और नायडू बैक हो जाएं तो सरकार ही गिर जाएगी। इसको कैसे देखेंगे आप? झूठ में किसी के गोले चलाना कोई आसान काम नहीं है, सच के साथ जीना चाहिए। सच ये है कि आप बहुत सारे स्टेटों में कई लोगों से मिलकर सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार जैसे अलग हो जाइए, आपको पता लग जाएगा। शिवसेना और एनसीपी की जो टूटी पार्टी, उनसे अलग हो जाए, आपको पता लग जाएगा कि आप कितना काम कर पा रहे हैं।
देश में जो वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि जीतने के बाद पार्टियां टूट जाती हैं और विधायक और सांसद बिक जाया करते हैं। तो इस पर आप क्या एज ए युवा सांसद आप क्या सोचते हैं और आपके क्या विचार हैं? जी, ये जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन जहाँ पैसे के आधार पर चुनाव होता है और पैसे के आधार पर निर्धारण होता हो, जहाँ चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो वहाँ मुझे नहीं लगता राजनीति लोग सेवा भाव के लिए कर रहे हैं। तो उनको जब अवसर मिलेंगे वो चले जाएंगे। जिन पर लक्ष्य नहीं होगा, जिन पर विचार नहीं होगा, वो कभी बिक सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि पंचशील से चरित्र निर्माण होगा। जो नहीं बिकना चाहता उसके आगे आप कितनी भी कीमत लगा दो जी, और जो बिकना चाहता है तो जहाँ उसकी कीमत सही लगेगी वो चला जाएगा। तो हम लोग ना बिकने वाले लोग हैं। हमारे लीडर्स ने हमें सिखाया कि ना बिकने वाला नेता बनना है और ना बिकने वाला समाज बनना है, तो हम अपनी जगह पर डटे। तो जो जा रहा है उस पर मैं क्या कह सकता हूँ, तो उसकी अपनी इच्छा है। वर्तमान में आपकी खुद की एक राजनीतिक पार्टी है और जिस तरह से हम लोग पार्टियों का प्रमुख पार्टियां भारत में दो दिखती हैं, जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी, तो ऐसा लगता है कि कभी आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली तो आप अपने पार्टी के साथ किसी पार्टी में विलय करेंगे अपना? हमने पार्टी किसी में विलय करने के लिए थोड़ा ही बनाई नहीं। पहली बात, ये मेरी पार्टी नहीं, हमारे बहुजन समाज की पार्टी है जी। हर किसान, कमजोर, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और हर वो जो पीड़ित है, ये उन सब की पार्टी है। कोई मेरे घर का काम नहीं है, ये मैं समाज के काम कर रहा हूँ। रही बात दूसरी, विलय करने का क्या मतलब? विलय करने का अगर किसी सत्ता सुख की जरूरत होती जी, तो हम पार्टी क्यों बनाते जी? हमने पार्टी बनाई इसलिए कि हम अपनी विचारधारा पे चल सकें और जिन विषयों को हम विषय मानते हैं उनके लिए हम लड़ाई लड़ सकें जी। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि भविष्य में वो पार्टी इतनी कमजोर हो कि 1000 समाज पार्टी में विलय हो जाए, तो क्या दिक्कत है? ये भी संभव है आपके प्रयासों से। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा कि हम लोग मेहनत करके अपनी पार्टी को बड़ा बनाएंगे जी। किसान की आपने बात करी, आपने किसान आंदोलन में भाग भी लिया था जी। किसान का बिल वापस भी हुआ, कहीं न कहीं सबका योगदान रहा है उसमें आप सभी का। फिर भी किसानों की स्थिति एमएसपी वगैरह नहीं मिल रही। इस पर अभी आगामी कुछ आपके कार्यक्रम हो रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, मेरा आज बिल लगा हुआ था प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में, 13 तारीख में आएगा। आप सुनिएगा, मैंने एमएसपी गारंटी के लिए प्राइवेट मेंबर बिल जो है जी पार्लियामेंट में जो है रेज किया था। आज वो इंट्रोड्यूस होता बिल। मैं चाहता हूँ सरकार उस पर चर्चा कराए कि क्यों किसानों को उनकी फसल के उचित दाम नहीं मिलने चाहिए जी। और सरकार ने उनसे वादा किया था, बाद में सरकारें बैक हुई। ये वादा खिलाफी है। सरकार को और प्राइम मिनिस्टर को अपने इस वादे पर सोचना चाहिए, पुनः सोचना चाहिए। क्रोनी कैपिटलिज्म देश में ऐसी चर्चा बढ़ रही है कि क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ रहा है। वर्तमान सरकार बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ मिलजुल कर देश का जो जनता का जो काम है वो उनके साथ शेयर करिए। आप इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या क्रोनी कैपिटलिज्म सही है या नहीं है? देखिए, जिस तरह से अगर आपके याद हो जी, चंदा दो और धंधा लो। चंदा दो और धंधा लो, हाँ, ये आया जी। और ये क्यों आया जी? आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर याद हो जी, तो बहुत बड़े पैमाने पर सरकारों को चंदे मिले, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जी। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को। उसके एवज में उन पार्टियों को, उन कंपनियों को बहुत सारा वर्क जो है दिया गया सरकारों की तरफ से। तो इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि चंदा दो और धंधा लो। तो ये किसी छिपा हुआ नहीं, ये सामने है जी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरा जब ये सरकार की तरफ उंगली उठती है तो सरकारी मशीनरों का जो है वो रुख ऐसा होता है कि क्योंकि वो सरकार के अधीन है तो उस पर कोई बहुत बड़ी जांच नहीं होती, वरना सब कुछ पता लग जाता है कौन कौन सी कंपनी को क्या क्या मिला है जी। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सभी ईडी सीबीआई के केसों का सामना कर रहे हैं। तो क्या इसको आप राजनीतिक तरीके से देख रहे हैं कि ये वाकई एक सही कार्रवाई हो रही है? इसके लिए हमें जो कन्वेंशन रेट है उसकी तरफ देखना चाहिए जी। ईडी ने हजारों लोगों पे छापा मारा, मुकदमे दर्ज किए जी, और कन्वेंशन रेट मुश्किल से 3-4% जी। बाद में बहुत जगह ईडी को फटकार लगी। कई बार ये देखा गया है कि बहुत सारी कार्रवाइयाँ उन लोगों पे की गई हैं जो सत्ता में नहीं है जी। और जिन लोग सत्ता में नहीं थे कार्रवाई हुई, और जब वो सत्ता के साथ चले गए, जिसमें महाराष्ट्र के बहुत सारे नेता हैं जी, जिसमें असम के बहुत नेता हैं, जिसमें बंगाल के बहुत सारे नेता हैं, तो फिर वो शायद ईडी ने दोबारा कभी उनको इन्विटेशन नहीं भेजा जी। तो ऐसे में क्यों ना कहा जाए कि ये कार्रवाइयाँ राजनीतिक प्रेरित कार्रवाइयाँ हैं और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए की गई जी। कुछ मैं अब पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में और वर्तमान प्रधानमंत्री को लेकर कुछ मेरे सवाल हैं मैं पूछना चाहूँगा। भारत के 3 ऐसे प्रधानमंत्री का नाम आप मुझे बताएं या जिसके बारे में आप सोचते हैं कि जिन्होंने राजनीति अपनी राजनीतिक पार्टी और अपने हित से ज़्यादा
देश के हित के लिए काम किया हो? 3 प्रधानमंत्री अगर आप। सर्वप्रथम याद करूंगा वीपी सिंह जी को, जी जिन्होंने मंडल कमीशन का, चाहे परिस्थिति कुछ ही रही, बहुत बड़ा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम किया। जी फिर उसी कड़ी में मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करूंगा, जिन्होंने किसानों के लिए, कमेरों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। जी हालांकि 2 मेरे प्रिय नेता हैं जिनको मैं दिल से प्रेम करता हूँ, उनको मौका नहीं मिल पाया, जिनमें जननायक बाबू जगजीवन राम जी और चौधरी ताऊ देवीलाल जी को मैं दिल से जो है प्रेम करता हूँ, उनको मौका नहीं मिल पाया। इस वजह से जो तीसरे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको मैं स्मरण करता हूँ उनके कमिटमेंट के लिए, वो मेरे ही नाम राशि हैं, बलिया के वो शेर जिन्होंने अपने कमिटमेंट के चलते जो प्राइम मिनिस्टर रहे। जी मैं बात कर रहा हूँ श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की। जी ये तीनों प्राइम मिनिस्टर, वो जिनके कार्यकाल से और जिनके वचन, जिनकी भाषा शैली, जिनके योगदान को हम लोग जो है भुला नहीं सकते। प्लस वो 2 बड़े नेता जो अवसर ना मिलने के कारण नहीं बन पाए, बाबू जगजीवन राम जी और जननायक ताऊ देवीलाल जी, वो भी मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं थे। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारा काम किसानों, कमेरों के लिए, जी नौजवानों के लिए किया। 2027 जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आगामी आ रहा है, क्योंकि आप एक बड़े दल के रूप में आप दिख भी रहे हैं और आप काफी दौड़ भाग भी कर रहे हैं। आपने अभी हरियाणा चुनाव में भी पार्टिसिपेशन किया है जेजेपी के साथ मिलकर। आप 2027 में क्या किसी के साथ चुनाव में जाएंगे कि आप स्वयं चुनाव में जाने वाले हैं? 2027 हमारे यहाँ हिटलर शाही नहीं है, फैसले पार्टी प्लेटफॉर्म पे होंगे जी। जो पार्टी कोर कमेटी तय करेगी, हम तो वर्कर हैं जी, हम उसका सम्मान करेंगे जी। रही बात, हम लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, सीख रहे हैं जी, क्योंकि हमारे पीछे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, धीरे धीरे चुनाव सीख रहे हैं और लोग की परिस्थितियों को भी जान रहे हैं। हरियाणा चुनाव तो हरियाणा में क्या क्या समस्या जाना जी, बिहार भी चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली भी लड़ेंगे, अभी झारखंड भी लड़े जी, कुछ सीटों पे बहुत अच्छे वोट मिले, महाराष्ट्र भी लड़े। महाराष्ट्र में एक सीट पे हम लंबे समय तक आगे चलते रहे, 21-22 राउंड। जब एक तरफा सरकार बनती दिखी तो एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हम लोग हार गए जी, और विपक्ष के लोग जीत गए जी। और यूपी में भी हम लोग उपचुनाव लड़े, काफी अच्छे वोट प्राप्त किए। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि लगातार आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं कि आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी में आएगी। 2029 के प्रधानमंत्री के तौर पे हम देख रहे हैं कई सारी बाइट्स और कई सारी चर्चाएं अभी से छिड़ना स्टार्ट हुई हैं, जिसमें से 2-3 प्रमुख नाम हमें देखने को मिलते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पद को छोड़ते हैं तो बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी का नाम आता है और कांग्रेस की तरफ से अपोजिशन में हमें राहुल गांधी जी का चेहरा दिखता है। आप इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, हम सोचते हैं कि हम और मेहनत करेंगे कि आजाद समाज पार्टी विकल्प के रूप में बने जी, और आजाद समाज पार्टी का कोई नेता प्राइम मिनिस्टर बने, ऐसी हम लोग कोशिश करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हम कभी आपको देख सकते हैं? नहीं, मैं बहुत कुछ सोचता नहीं इस विषय में जी, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और हमारी मूवमेंट का कोई भी आदमी, हमारे जो लीडर्स हैं जी, वो क्षमतावान है, उनमें से किसी को भी प्रदेश चलाने का मौका आजाद समाज पार्टी की मेहनत पे मिलेगा तो हम लोग अपने आप को संघर्ष को जारी रखेंगे। मैं कुर्सी पे बैठने का सपना देख के इस मूवमेंट में नहीं आया था जी, मैंने गोली खाई है, 4 गोली मेरे ऊपर चली, ये भी नहीं पता कि कब कौन सी गोली मेरा सीना चीर के निकलेगी, तो मैं ज्यादा कुर्सियों की परवाह नहीं करता हूँ जी, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ देश का नागरिक होने के नाते और आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भीम आदमी की अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं उनमें से हूँ जिनको एक टाइम खाने के लिए रोटी बड़ी खिंच के मिलती है जी, जो अस्पतालों के बाहर बिना इलाज के कारण मर जाते हैं, जिनके पास पक्की मकान नहीं है, जिनको पीने का लिए साफ पानी भी नहीं मिलता। और जब तक मैं उनको बुनियादी सुविधा नहीं दिला सकता, जब तक इस देश में महिला सुरक्षित नहीं होती, बेटियां सुरक्षित नहीं, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी जी। और हम मैदान में, सामने कोई हो, किसी पार्टी का हो, अगर अपने लोगों के अधिकारों के लिए किसी से भी टकराना पड़ा तो हम लोग टकरा जाएंगे, किसी भी कीमत को चुकानी पड़ी चुका देंगे, लेकिन अब गुलामी की वीडियो काट के इज्जत की जिंदगी दिलाने का काम हम अपने लोग करेंगे जी। बिल्कुल। आखिरी सवाल, भारत देश में देखा जाए तो जो पारिवारिक इतिहास का जो लेखन हुआ वो हमेशा अपर कास्ट में हुआ, थोड़ा सेंसिटिव है। उस कड़ी में हमने देखा कि बीते हुए समयों में कभी भी दलित समाज की वंशावलियां तक भी नहीं लिखी गई हैं। क्या आप आज वर्तमान में आप समाज को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि हर परिवार का एक इतिहास होता है और हमें भी अपने पारिवारिक इतिहास का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए और इसका क्या महत्व है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए? देखिए, जरूरी है, जाति के आधार पर नहीं मगर कर्म के आधार पर तो होना ही चाहिए जी। उससे, क्योंकि इतिहास आपको बल देता है जी, इतिहास आपको जानकारी देता है जी,
इतिहास आपके अंदर हिम्मत पैदा करता है। मैं इसके उदाहरण के तौर पे कहूँ कि जब हमें इतिहास से पता लगता है कि हमारे बड़े जो थे, हमारे पूर्वज, वो शूरवीर थे, योद्धा थे जी, तो इसका कहीं ना कहीं लाभ हमारे मनोबल को भी मिलता है। और अगर इतिहास में हमें जानकारी मिले कि हमारे जो पूर्वज थे बहुत कमजोर थे और डरपोक थे, तो इसका असर भी हमारे मनोबल पे होता है। जी। जैसे आप आज़ादी की लड़ाई को याद करोगे तो बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, योद्धा हैं जिन्होंने बलिदान दिए। जी, उनके परिवारों को गर्व महसूस होता है और उनका जो है मनोबल ऊंचा रहता है। वो कोशिश करते हैं। जैसे मैं लगातार बात करता हूँ, एक रेजिमेंट हुई है भारत में जी, उसको छिपाया गया, जिनकी बात आपने की कि भाई हिस्ट्री और लिटरेचर का काम जिन लोगों के पास था, उन छिपाई एक ऐसी रेजिमेंट थी जिसको हम द चमार रेजिमेंट के नाम से जानते हैं जी, जिसने इतिहास लिखा अपने बहुत कम समय के कार्यकाल में, जिनको बैटल ऑफ ऑनर भी मिला, जिसकी पार्लियामेंट में मैंने मांग भी उठाई कि वो रेजिमेंट बहाल की जाए। आप ये देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में उनका कौशल कमाल का था जी। तो जब हम देश के लिए इस बात को कहते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि चंद्रशेखर कैसी हवाई बात कर रहे हैं जी, लेकिन शायद अगर नौजवान हिस्ट्री पढ़े तो उनको द चमार रेजिमेंट के बारे में पता लगेगा जी, कि वो रेजिमेंट जिसने बर्मा में जो है, कोहिमा में बड़ी बड़ी सेनाओं को धूल चटाने का काम किया द्वितीय विश्व युद्ध में, उस रेजिमेंट को के बारे में सुन के हम कमजोर वर्ग की जातियों के लोग, जो आज के जिनको कमजोर कहा गया है, उनमें एक बल पैदा होता है कि हमने देश की लड़ाई लड़ी जी। और वही फोर्स जब उनसे कहा गया वापस आने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध कि वो आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़े, तो उन्होंने मना कर दिया कि आजाद हिंद फौज के लोग सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की आजादी के लिए, हम उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे क्योंकि राष्ट्रभक्त जातियां हैं। अंत वो रेजिमेंट जो है भंग की गई, खत्म की गई, उनकी नौकरियां गई, उनका सम्मान गया, लेकिन उन्होंने फिर आजाद हिंद फौज ज्वाइन करके और देश की आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। इसलिए हिस्ट्री बहुत जरूरी है। हिस्ट्री आपको मजबूत बनाती है और हिस्ट्री आपको कमजोर बनाती है। तो हिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन जिनको आजादी के बाद संविधान के आधार पर बराबरी का अधिकार लिखित में तो मिला और अब तक नहीं मिला जी, अब उनकी हिस्ट्री क्या और उनकी फ्यूचर क्या, इस पे आज के वर्तमान कर्म डिपेंड करते हैं। और फिर वो लोग जिनको उन्होंने ताकत दी, हम पॉलिटिकल पावर के जरिए हिस्ट्री और वर्तमान जी, दोनों को मजबूत करेंगे और फ्यूचर भी अच्छा करेंगे। इसके लिए हम लोग मैदान। धन्यवाद। संस्कार जिसकी बुनियाद में होती है परंपरा, और हम कुलवृक्ष संजोते हैं, सींचते हैं परंपरा के जड़ों को, आपके पुरखों के इतिहास को। और अगर आप अपने पूर्वजों को जानना चाहते हैं तो आइए हमारी वेबसाइट www.kulvriksh.in पर या फिर हमें कॉल कीजिए और बनाइए अपनी फैमिली ट्री।